दोस्तों, आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और ये केस जो है बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और अब जाके कहीं इधर कुछ दिन पहले इस पे सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया इसके ऊपर अपना लिया है और कहा है कि ये सब मामला गड़बड़ है और इस पर जो है रोक लगनी चाहिए। और जो दूसरी पार्टी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको कहा है कि अपना पूरा काला चिट्ठा खोल के रखिए और एसबीआई उसमें जो है नानुकुर कर रहा है और मुंह छिपा रहा है पूरे प्रकरण से। तो आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे, जानकारी देंगे आपको क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या क्या इसमें खामियां हैं और वो कौन सी चीज है जो एक इलेक्टोरल बॉन्ड में जो अंकित है और जहां से आप इसको पहचानेंगे। अदरवाइज इसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसके नाम पे इशू किया गया है और किसका ये पैसा है और कहाँ ये जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। 2017-18 का जो बजट सेशन था उसमें जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, बहुत ही प्रख्यात वकील थे अपने जमाने के, बहुत तेज तर्रार, बहुत इंटेलिजेंट नेता हुआ करते थे बीजेपी के। वही उन्होंने अपना जो तेज तर्रार दिमाग था उसको इस स्कीम में लगाया और वही इस स्कीम को लेके आए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का एक फोटो आपके सामने है, कुछ ऐसा दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड और इसका पूरा प्रकरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने बताया, कि एक बहुत ही कड़ा रुख जो है इस पे अख्तियार कर लिया है। ये रहा पूरा एक सैंपल है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा फोटो होता है, ऐसा दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड। और इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना, ये उसका एक सैंपल है, ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम, पता, कोई भी आधार कार्ड, कोई भी पहचान इस पूरे जो इसका सैंपल है इसमें कहीं भी नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जाके इसको एक सर्टेन अमाउंट पैसा देके खरीद सकता है, वो बताऊंगा आपको उसका मैं डिटेल। तो ये फिलहाल इसका फोटो देख लिए और इसमें ये भी देख लिए कि इसमें कहीं किसी व्यक्ति, किसी भी कॉर्पोरेट घराने, किसी भी बिजनेस हाउस, किसी भी ग्रुप का कोई भी पहचान इस पे होती नहीं है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये मोड ऑफ फंडिंग था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इसको अरुण जेटली जी लेके आए थे और इसको 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बिल्कुल गलत है और ये एक तरह से स्कैम का ही रूप है इसका। और ये जो पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हो रही है नितांत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देके इसको रोक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, जो एसबीआई है, जो सबसे भोला बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में दिख रहा है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और उससे कहा है कि आपके पास जो भी इसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 6 मार्च तक जो है उसको प्रस्तुत करें। और फिर क्या हालत हो गई है एसबीआई की कि 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक एसबीआई ने इसमें कोई भी काम नहीं किया और अल्टीमेटली शायद 4 मार्च को उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई कि हमको ये जो सूचना आपने मांगी है इसको देने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए। वो समय क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी जानकारी ये मैं आपको दे दूं कि जो अरुण जेटली जी जो बिल लाए थे इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि उनका मतलब ये था कि इसमें ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो और इस पूरी प्रक्रिया में जो पैसा मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। और इस उद्देश्य से इस बिल को लाए थे और बड़ी चालाकी से इस बिल को जो है एक मनी बिल के रूप में उन्होंने पास करा लिया था। मनी बिल के रूप में पास कराने का मतलब है कि इसमें बहुत सारी सुविधाएं इस बिल को मिल जाती हैं, किसी भी स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, कोई भी इसमें मॉनिटरिंग होती नहीं है और इस बिल को राज्यसभा से पास कराना भी नहीं पड़ता है और इसलिए इस बिल को जो है मनी बिल के रूप में लाया गया था। तो जब अरुण जेटली जी ये स्कीम लेके आए थे तो अपोजिशन की पार्टियों ने बहुत हंगामा किया था और बड़ा इसका विरोध किया था। और इतना ही नहीं कि अपोजिशन ने विरोध किया हो, इसका जो विरोध है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया था कि ये गलत है, इसमें लूप होल्स हैं। और इसका जो विरोध है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी किया था और भी जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा था कि इसमें जो प्रक्रिया है वो सही नहीं होगी और आगे जाके इसमें कोई न कोई दिक्कत आएगी। और बल्कि ये था कि इसको ना ही लाया जाए, लेकिन सरकार ने उनकी बात मानी नहीं, उसको अनदेखा किया और किसी भी हाल में ये तैयारी की गई कि इस बिल को लाया जाए और इसको एक एक्ट बनाया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये डायरेक्शन दिया कि आप 6 मार्च तक अपना पूरा डिटेल जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है, कितने बॉन्ड खरीदे गए, किसने खरीदे, किसको दिए गए, किस पार्टी को कितना पैसा इन बॉन्ड के जरिए दिया गया, ये पूरा डिटेल आप लेके आइए,
तो एसबीआई ने जो हाथ खड़े कर दिए और 4 मार्च को एप्लीकेशन लगा दी कि हमको 30 जून का समय चाहिए ये इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। और इस बात की जो हियरिंग थी वो 11 मार्च को जो है वो रखी गई थी और 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से साफ साफ कह दिया कि एक दिन के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी होगी। और कल जैसी कि खबरें आ रही, कल यानी 12 मार्च जो कल बीता है, उस 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसबीआई ने जो भी उनके पास डेटा था, दस्तावेज था, वो उनको उपलब्ध करा दिया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं और ये खबर आ भी गई है कि एसबीआई ने ये डेटा जो है ईसीआई को दे दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और ऐसा कुछ उसका डिटेल है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो खरीदे गए थे 2019 से लेके 2024 तक। और उसमें जो है 22,030 जो संख्या है, इतने बॉन्ड्स को जो है रिडीम करा लिया गया है, यानी उनको इनकैश करा लिया गया। यहां मैं ये भी बता दूं कि जब भी ये बॉन्ड खरीदा जाता है, अभी मैं उसकी प्रक्रिया बताऊंगा आपको, जब भी ये बॉन्ड खरीदा जाता है तो खरीदने के समय से लेके अगले 15 दिन तक जिस भी पार्टी को आप देंगे, उस पार्टी को विद इन 15 डेज इस बॉन्ड को जो है रिडीम कराना पड़ता है। और अगर वो उस 15 दिन में वो बॉन्ड अगर रिडीम नहीं कराया गया तो उसका पैसा जो है वो लैप्स हो जाता है। फिर वो ना उस डोनर को मिलेगा जिसने चंदा दिया है और ना ही उस पार्टी को मिलेगा जिसके पास वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके पास जाना था। ये जो पैसा जो लैप्स हो जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ऑटोमेटिकली जो है चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे प्रक्रिया में हुआ क्या पहले से। तो चूंकि 6 मार्च को एसबीआई को ये डेटा जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध कराना था, जो कि उन्होंने कराया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम चलाएंगे, और चूंकि आपने कोर्ट की बात मानी नहीं है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रक्रिया है, ये मैं थोड़ी आपको समझाना चाह रहा हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको मिलेंगे तो वो एसबीआई की जो डेजिग्नेटेड शाखाएं हैं, जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं, उन्हीं से मिलेंगी। उनकी संख्या साल दर साल बदलती रही है और आज की डेट में शायद 29 ब्रांचेस हैं एसबीआई की, जहां से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप ले सकते थे। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है, ये 15 फरवरी से पहले तक का था। आज की डेट में आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले नहीं सकते क्योंकि वो गैर कानूनी हो गया है, उसको पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब ये सिस्टम लागू था तो उस समय क्या होता था, तो पहले तो ये बता दूं आपको कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो उसी पार्टी को दिए जाते थे जो पार्टी जो है रजिस्टर्ड है और जिसको पिछले चुनाव में 1% कम से कम वोट मिला हो। तो ये तो रहे पार्टी का क्वालिफिकेशन की कौन सी पार्टी क्वालिफाई करती है चंदा पाने के लिए। तो जब आप एसबीआई की डेजिग्नेटेड शाखा में पहुंचेंगे, जहां आपको अपना ये इलेक्टोरल बॉन्ड जहां से लेना है जितने भी पैसे का, तो एसबीआई की उस शाखा के जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपका केवाईसी करेंगे। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। तो उस केस में आपको बहुत सारे पेपर्स वहां जमा करने पड़ेंगे, आपकी पूरी आइडेंटिटी और पूरा आपका जो नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो भी आपका डिटेल्स हैं, वो उस केवाईसी के अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराने होंगे उस बैंक की शाखा को। और तब जब वो बैंक की शाखा इस बात से संतुष्ट हो जाएगी कि आपका जो केस है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका जो विवरण है जो आपने दिया है वो सही है, तभी आपका जो खाता है उसमें खुलेगा और उसी खाते के तहत फिर आपको जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इशू किया जाएगा। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये इनका जो डिनोमिनेशन होता है, ये 1000 रुपए का डिनोमिनेशन होता है, ₹1000। फिर ये हो जाएगा 10,000 रुपए, और फिर ये हो जाएगा 1 लाख रुपए, और फिर ये हो जाएगा 10 लाख रुपए, और फिर ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। तो जो डिनोमिनेशन है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आप खरीद सकते हैं, वो 1000 रुपए का खरीद सकते हैं, 10,000 रुपए का खरीद सकते हैं, 1 लाख का खरीद सकते हैं, 10 लाख का खरीद सकते हैं और 1 करोड़ रुपए का खरीद सकते हैं। सारे रुपीज में है ये। और जिन पार्टीज को जाएगा, वो मैंने बताया, जिनको पिछले चुनाव में 1% से ज्यादा वोट मिला होगा, उन पार्टीज, दोज पार्टीज ओनली क्वालिफाई फॉर गेटिंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो डोनेशन उनको मिल सकता है। अब इसकी प्रक्रिया ये होती है कि सपोज ये आप खड़े हुए हैं और आपने कोई पैसा आपके पास है, आपने सोच लिया कि हमको 1 करोड़ रुपए किसी पार्टी को डोनेट करना है, तो आप ये 1 करोड़ रुपए लेके जाएंगे। 1 करोड़ कैश नहीं, मतलब या तो ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे या उसका चेक देंगे, और वो जो पैसा है वो आप यहाँ स्टेट बैंक में जमा करेंगे। स्टेट बैंक इसके बदले में आपको वो बॉन्ड देगा। वो जो बॉन्ड जिसका फोटो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था, जिस बॉन्ड पे
आपका नाम, पता या कोई भी डिटेल उस पर होता नहीं है। वो बॉन्ड कोई भी आदमी किसी के भी हाथ में लग जाए, ऐसा लगता है आपको या हमको कि वो बॉन्ड किसी के हाथ में लग जाए तो फिर वो उसका हुआ। और ये जो पैसा जो यहाँ आपने जमा किया, इसके बदले में आपको बॉन्ड मिल गया, और वो बॉन्ड लेके आपने, ये मान लिया आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल गया, और ये बॉन्ड जो है फिर आपने जिस पार्टी को आपको डोनेट करना है इसको दे दिया, इसको जिस भी पार्टी को देना है, कई पार्टियों को देना है तो आप कई पार्टियों को भी दे सकते हैं। तो ये बॉन्ड जो है इन पार्टियों के पास या इनके जो पदाधिकारी हैं, जो भी डेजिग्नेटेड पदाधिकारी हैं, उनके पास ये बॉन्ड चले जाते हैं, और फिर विद इन 15 डेज, जिस डेट को ये बॉन्ड इशू हुआ है उसके 15 दिन के अंदर जिस भी पार्टी को आपने ये बॉन्ड दिया है, वो पार्टी जाके वापस जो है स्टेट बैंक जाएगी, और स्टेट बैंक जाके इस बॉन्ड को रिडीम कराएगी। मतलब जो पैसा आपने जमा किया था स्टेट बैंक को, जब ये बॉन्ड यहां जमा करेंगे स्टेट बैंक में, तो वो पैसा इनको मिल जाएगा, और इसमें टैक्स वैक्स का भी कोई झंझट रहता नहीं है। ऐसा अरुण जेटली जी जो है वो करके गए हैं, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे। तो ये तो इसका एक सिस्टम हो गया कि आपने पैसा यहाँ जमा किया, इन्होंने आपको बॉन्ड दिया, आपने बॉन्ड ले जाके आपने या किसी भी आदमी, आपने जिसको भी वो बॉन्ड दिया या खुद आप लेके जाएंगे, तो जिस पार्टी को आप देंगे वो बॉन्ड, वो पार्टी जाके अपना बॉन्ड इनकैश कराएगी, और 15 दिन में अगर बॉन्ड इनकैश नहीं हुआ तो वो जो उसका पैसा है, जो उसकी वैल्यू है, वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। अब इसमें दोस्तों समस्या क्या थी कि जिस मंशा से इस बॉन्ड को लाया गया था, कहा तो ये गया अरुण जेटली जी द्वारा कि ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और बहुत फेयर सिस्टम है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये बड़ा लॉन्ग टर्म सिस्टम रहेगा। अब होता क्या था कि चूंकि ये बैंक जो इशू कर रहा है इस बॉन्ड को, ये बैंक जो है वो सरकार के अंडर में है, इसमें कोई जरा सा भी डाउट नहीं है कि इनका जो बैंकिंग सेक्रेटरी है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसके अंडर में बैंक आता है, या यूं कहें कि पूरी सरकार के अंडर में बैंक आता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो ये बैंक में जो भी चंदा, जो रूलिंग पार्टी है, आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है, तो जो भी चंदा रूलिंग पार्टी को मिल रहा है वो तो इनको तो बिल्कुल जानकारी है नहीं कि रूलिंग पार्टी को किसने इनको चंदा दिया। क्यों? क्योंकि जो बैंक के अफसर हैं, जो बैंक के पदाधिकारी हैं, या जो बैंक को चला रहे हैं, वो उनका तो इनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो डायरेक्टली रूलिंग पार्टी के अंडर में है। तो इनको तो कभी पता लग ही नहीं पाएगा कि बीजेपी को किसने इनको चंदा दिया। आप सोचिए, बीजेपी को पता लग जाएगा किस ने इनको कितना चंदा दिया, बीजेपी को पता लग जाएगा किस पार्टी ने इनको चंदा दिया, बीजेपी को यह भी पता लग जाएगा इनको कितना चंदा मिला, किसने चंदा वो दिया है उनको, और फिर शायद बीजेपी अपनी एजेंसी को इस्तेमाल करके, ऐसा जो ऑपोजिशन वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको बिल्कुल भी कोई उनके पास जरिया नहीं है ये जानने का कि जो रूलिंग पार्टी है उनको किसने इनको चंदा दिया। तो यहाँ पे जो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए था, जो फेयर चीज होनी चाहिए, तो वो हुई नहीं। और इसी के चक्कर में इस मामले में पिछले 3-4 साल पहले जो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, उसकी सुनवाई चलते चलते आज की डेट में वो सुनवाई का ये नतीजा निकला है कि 15 फरवरी को 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कोई सिस्टम देश में बचा नहीं है। और इसमें जो मेन रूप से जो केस को लड़ने वाले, केस को दायर करने वाले लोग थे, उसमें ऑपोजिशन के जो बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, प्रशांत भूषण साहब, कांग्रेस के एक बड़ी नेता हैं, वो भी वकील हैं, जया ठाकुर, इन लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया कि इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच, ये बड़ी बेंच है, उसने इस पर फैसला दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा फैसला है, और ये उनको डायरेक्ट किया है कि 11 मार्च को उन्होंने कह दिया कि आप एक दिन में सबमिट करें, और कल जो 12 मार्च बीती है उसमें स्टेट बैंक ने जो भी जिस तरह का डेटा उनके पास था वो वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि 15 मार्च की शाम तक जो है, उससे पहले ही 5 बजे के पहले इस डेटा को जो है अपलोड करना है फॉर द पब्लिक टू सी कि कौन किसने किसको क्या चंदा दिया, किस पार्टी को कितना चंदा मिला। यहां ये बताना जरूरी समझता हूं दोस्तों, ये जो स्टेट बैंक का व्यवहार इसमें रहा है पूरे प्रकरण में, ये कतई अच्छा नहीं रहा है, बहुत ही निंदनीय रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसके मीम्स बन रहे हैं कि स्टेट बैंक वाले जो स्टाफ हैं वो कहते हैं कि लंच के बाद आना। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से इनको टाइट किया है कि लंच के बाद नहीं आना, जो है लंच जो है डिनर के बाद खाना। तो कल जो इन्होंने जमा किया है 5 बजे जो भी डॉक्यूमेंट्स, तो कल शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो स्टेट बैंक के जो अधिकारी हैं, स्टाफ, उन्होंने लंच तो किया नहीं होगा, और अगले
2-3 दिन शायद लंच करने की बात भी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक जब भी इनके पास अपनी सेवाओं के लिए जाती है तो इनका यही कहना होता है कि लंच के बाद आना। और दूसरा एक ये भी इनके पास तेवर है, एक हेकड़ी है कि हमारे पास तो सरकारी जो बैंक सरकारी खाते हैं वही इतने ज्यादा हैं, उन्हीं से फुर्सत नहीं मिलती, तो आपके लिए हम क्या टाइम निकाल पाएंगे। तो ऐसा रहा है। तो अब स्टेट बैंक जैसा जो एक बेहिमौत है, वो जो एक बड़ा बैंक है, वो अभी ऊंट जो है जिसे कहते हैं पहाड़ के नीचे आया है। और मैं एक बात और बता दूं कि सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, लोग पता नहीं अज्ञानतावश या यूं कहें कि लापरवाही में बता रहे हैं कि जो एसबीआई है वो देश का सबसे बड़ा बैंक है। ऐसा है नहीं। एसबीआई सरकारी बैंकों में देश का सबसे बड़ा बैंक है। मुझे लगा कि मुझे जानकारी दे देनी चाहिए। जो सबसे बड़ा बैंक है देश का, वो इस फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार वो एचडीएफसी है। उसका जो मार्केट कैप है वो 10.5 लाख करोड़ के आसपास है, ये फिगर है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है, थर्ड नंबर पे एसबीआई है जिसका कि मार्केट कैप जो है 6.63 लाख करोड़ है। और एसबीआई जो है निश्चित रूप से सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन देश का सबसे बड़ा बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो चंदा जो अभी तक जो 7 साल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा इकट्ठा हुआ है पूरे पूरे देश में, इसकी चर्चा चल रही है, तो कुछ इस तरह का है कि जाहिर सी बात है कि चंदा, यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक स्कैम है और ये गलत चीज है। भाई कोई आपको चंदा क्यों दे देगा? यूं ही जाके आपको कोई 10 करोड़ या 1 करोड़ या 100 करोड़ या 10 लाख रुपए क्यों दे देगा? ऐसा अप्रीहेंशन है, ऐसा अंदेशा है कि इस चंदे के बदले जरूर कोई ना कोई सेवा उनको दी गई होगी, उनको कोई ना कोई ठेका दिया गया होगा, कोई किसी बिजनेस में प्राथमिकता दी हो गई। और ये जहां जिन प्रदेशों में सरकारें हैं जिन पार्टियों की, उन्हीं को ज्यादा चंदा मिला हुआ है। और निश्चित रूप से बीजेपी की सरकारें बहुत सारे प्रदेशों में है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो इस चंदे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो 56.5% जो है बीजेपी को मिला है। 11,733 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सेल किए गए थे 2018 और मार्च 2023 के बीच में, और उसमें जो है बीजेपी वो सबसे बड़ा जो गेनर है, वो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है ये कांग्रेस ही आती होगी, ये रहा कांग्रेस 9.9%, कांग्रेस, टीएमसी 9.7%, बीआरएस 8.1%, ये इनका हिस्सा है। और फिर ये ईयर वाइज जो अर्निंग है, ये 2018-19 में भी सबसे ज्यादा बीजेपी को ही पैसा मिला। फिर 2019 में भी जाहिर सी बात है कि जहां सरकार, जिस पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में होगी और केंद्र में होगी, तो उनको तो ज्यादा पैसा मिलना बिल्कुल लाजमी है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि एसबीआई जो है ये अपने आप को क्यों इस स्टैंड पे लाके उसने अपने आप को खड़ा कर दिया है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई डेटा देना नहीं चाह रहा है, किसी बात को छुपाना चाह रहा है। ऐसा ही पूरा माहौल पूरे देश में बना हुआ है और ऐसा ही सेंटिमेंट पूरे देश में जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एसबीआई ये डेटा तो बिल्कुल नहीं देगा कि किसने किसको पैसा दिया या किस पार्टी को पैसा मिलने वाला वो किस घराने से आया या किस आदमी से आया। तो पता नहीं ऐसा क्यों रहा। मुझे तो इस बात की ज्यादा चिंता है कि इनको पैसा कहां से मिला। बीजेपी को अपने आप को तो ठीक है, हमें जानकारी है, मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बातें करते रहते हैं और उन्हें भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद है भी नहीं। तो ये तो बात हो गई, ये तो साफ सुथरा चंदा आया, ईमानदारी का चंदा आया, मोरलेस। मगर जो भी बेमानी हुई, जैसे टीएमसी है, टीएमसी को लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का चंदा मिला है। तो मुझे तो ये भी मन में है कि जो संदेश खाली का भी इंसिडेंट हुआ, वहां जो शाहजहां शेख जो वहां का बदमाश था और गलत तरीके से पैसा कमाता था, तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो बाहर आना चाहिए। एसबीआई को डेटा अगर देगी तो ये भी बाहर आ जाएगा शाहजहां शेख का कितना पैसा टीएमसी में लगा है और कितना पैसा किन किन लोगों ने, किन किन घरानों ने, किन किन ग्रुप्स में जो है बाकी पार्टियों को दिया है, कांग्रेस को दिया है या डीएमके को दिया है या बीजेडी को दिया है। एक बार को अगर ईमानदारी से एसबीआई ये डेटा रख देता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। और विपक्ष के लोग भी, जिनको ये लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो मुद्दा है वो ठीक नहीं है और गैर कानूनी है या अनएथिकल है, वो भी इसके विरोध में है। और उनका तो साफ साफ कहना है कि जो एसबीआई है, उनके जो ऑफिसर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो समय मांगने के लिए गए थे कि हमको ये जो डेटा उपलब्ध कराना है, इसके लिए 30 जून तक का समय चाहिए, तो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले की चुनाव की जो घोषणा है, जो आचार संहिता है, वो लग जाएगी मार्च के दूसरे हफ्ते में। पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था, मार्च के दूसरे हफ्ते में लग गई थी और अभी भी उसको लगना ही था, उसका टाइम ड्यू था। लेकिन तब तक जो है एक हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो अपना पद छोड़ के चल दिए। अब पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्यों उन्होंने पद छोड़ा, उनको
कोई डर था कि सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में ना आ जाए, या कोई शायद उनकी अंतरात्मा जाग गई हो, या जो भी रहा हो, तो विपक्ष का यही आरोप है कि चुनाव की जो आचार संहिता है वो लगने वाली थी और चुनाव हो जाते, और चुनाव का रिजल्ट जो है मई के आखिरी हफ्ते में आ जाना था, और उसके बाद ये इसी वजह से 30 जून तक का ये वक्त जो है एसबीआई मांग रही थी। उसके पीछे छुपी मंशा यही थी कि चुनाव हो जाए, उसके बाद जो भी आंकड़े देने पड़े, आंकड़ों में जो भी सच झूठ या गलत सही जो भी होगा वो आता रहे। तो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उसको इन सब बातों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं और चुनाव आराम से निपट जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है इसी ताक में बैठा है कि ये जो पूरा आंकड़ा है और पूरा जो इसका जो सिस्टम है, ये सब चुनाव के पहले ही आ जाए तो शायद उनको फायदा होगा। एसबीआई की हालत दोस्तों ऐसी हो गई है, 1969 में फिल्म आई थी आराधना, सुपरस्टार राजेश खन्ना अब तो रहे नहीं और शर्मिला टैगोर की वो फिल्म थी। उसमें एक बड़ा बढ़िया गाना था जिसमें राजेश खन्ना कहते हैं कि बागों में बहार है, कलियों में निखार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है। तो वो हीरोइन जो है कहती है ना ना, मतलब सब में वो हाँ करती रहती, जैसे राजेश खन्ना उससे कहना चाहते हैं तुमको मुझसे प्यार है, तो कहती है ना 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 ना। बस यही हाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो गया है। उस गाने में हीरोइन कहती है मैं सब कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। तो एसबीआई वही कर रहा है कि सब कुछ करेगा लेकिन वो डेटा या वो आंकड़ा नहीं देगा जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, जो उसकी मंशा है। ये मंशा सबको क्लियर है, सबको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है या देश की जनता ये जानना चाह रही है कि किस आदमी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। ये तो बात सामने आनी चाहिए। मैं किसी भी पार्टी को अगर वोट देना चाह रहा हूं, मैं किसी भी पार्टी का परिवार हूं या कोई पार्टी मेरा परिवार है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे परिवार को किस बिजनेस घराने से, किस कॉर्पोरेट हाउस से, किस शख्स से वो शख्स अच्छा है कि बुरा है, कि माफिया है कि गुंडा है कि पता नहीं क्या है। बट मुझे ये तो जानकारी होनी चाहिए कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, उस पार्टी को अगर चंदा मिल रहा है वो कहां से आ रहा है, उसका स्रोत क्या है, तो पता होना चाहिए इसमें क्या गलत है। और ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन का भी जो है बेसिक क्राइटेरिया है, मतलब ये तो राइट्स का हनन हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन यही तो है कि हमको ये, इसमें कोई देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी कोई इशू नहीं, कोई मुद्दा नहीं। अक्सर ऐसा होता है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उसमें ये कह दिया जाता है कि ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है तो ये आरटीआई के तहत आता नहीं है, बट इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज कंपनी, चाइनीज जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने पैसा दिया हुआ है विभिन्न पार्टियों को। तो ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये तो पता होना ही चाहिए कि अगर चाइनीज कंपनीज का यहाँ इस चंदे में इन्वॉल्वमेंट है तो वो कौन सी कंपनीज है, कौन सी पार्टी है जिसने चाइना से चंदा लिया है या बाहर किसी और देश से चंदा लिया जो कि हमारे देश के विरोध में काम करता हो या हमारे देश से उसके अच्छे संबंध ना हो। तो बहरहाल जो भी है, जो भी सिस्टम है वो पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। ये मैंने आपको चंदे का जो विवरण है बता दिया, ये आपको कई साइट्स पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मिल जाएगा। ये भी वही चीज है कि कितना कितना चंदा मिला। ये सब स्लाइड्स बेसिकली ये बता रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बता ये रही है कि जो सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को मिला वो बड़ा ऑब्वियस है। उसका कारण है कि 7-8 प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं अपने दम पे, फिर 2-4 प्रदेशों में जो है मिली जुली सरकारें हैं, और सबसे बड़ी बात कि केंद्र में सरकार इन्हीं की है तो चंदा तो इनको ज्यादा मिलेगा ही। ये 12 मार्च वही तारीख है जिस दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कह रही थी मैं सब कुछ कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार है, इनको कहना पड़ा। अभी और भी कुछ कहेंगे। तो 12 मार्च को इन्होंने जो है डेटा जो है ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद है कि वो जो है 15 मार्च तक उस डेटा को जो है अपलोड करे जनता के देखने के लिए, जनता को जानकारी हो कि किसने किसको कितना पैसा दिया। SBI readies documents on electoral bonds as Supreme Court's March 12 deadline closes in। तो कर दिया है उन्होंने जमा, और अब तो इलेक्शन कमीशन का ही काम है कि उस डेटा को अपलोड करें। अब मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब आप उस इलेक्टोरल बॉन्ड को देखेंगे जिसका सैंपल मैंने आपको दिखाया था, उस पर किसी भी आदमी का ना तो कोई नाम था, ना तो कोई नंबर था, ना कोई पहचान का कोई नंबर था, ना कोई पहचान का जरिया था। किसी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किसी को वो दे दिया। मैंने खरीदा तो मैंने किसी एक्स पर्सन को दे दिया, फिर एक्स ने वाई को दे दिया, फिर वाई ने जाके किसी पार्टी को दे दिया। जो भी कारण रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें पहचान का एक जरिया है
कि जब इस इलेक्ट्रल जो ये बॉन्ड है, इसका जो पेपर है, इसको आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी कोई नंबर लिखा नहीं हुआ है यूं ही देखने पर, लेकिन किसी एक ऐसे शख्स ने, किसी एक ऐसी महिला पत्रकार है, उन्होंने इसको कहीं से ढूंढ निकाला है और उन्होंने कुछ ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खुद ही खरीदे थे। ये 1000 रुपए का एक बॉन्ड था जो उन्होंने खरीदा था और फिर इसको एक फॉरेंसिक जांच के लिए इसको भेजा। तो फॉरेंसिक जांच में पता लगा कि यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे एक हिस्सा है जहां पे अगर आप अल्ट्रा वायलेट टॉर्च से रोशनी मारेंगे तो ऐसा कुछ आपको एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिखाई पड़ेगा। बस यही वो नंबर है जो सारी कुंडली इस इलेक्ट्रल बॉन्ड की खोल देता है। इस नंबर से ट्रेस हो जाएगा कि किस आदमी ने इसको खरीदा है, क्या उसकी पहचान है, वो कहाँ रहता है, उसका नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। मतलब ये जो नंबर है, ये जो कोड है, ये वहां बैंक में रजिस्टर्ड है, दर्ज है और उस नंबर के आगे उस शख्स का नाम, पता, उसका सारा डिटेल दर्ज है जिसने इस बॉन्ड को खरीदा। आप देखिए ये नंबर दिखता कैसा है, ये इस तरह से दिखता है। जब आप इस पे अल्ट्रा वायलेट टॉर्च मारेंगे तो ये नंबर ऐसा दिखेगा। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ये लिखा हुआ है 0T015102। ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर ये होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। तो इसमें अल्फाबेट के नाम पे देखिए टी आपको दिख रहा है और इस तरह का ये एक न्यूमेरिक नंबर दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा कि आपको ये चीज मैं जरूर दिखा दूंगी, बड़ा स्पेशल चीज है जो मुझे कहीं से मिली, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। ये ही वो नंबर है जिसकी वजह से सारा खेल जो है, सारा डिटेल आपको पता लग जाएगा, या जो भी पता लगाना चाहे उसको पता लग जाएगा। तो मैंने सोचा ये आपके सामने जरूर ले आऊं। तो अभी तक की दोस्तों जितनी भी जानकारी थी, ये कैप्सूल बना के मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है और मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना कमेंट भी दें कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो सही है, या जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपना सबसे भोला बैंक ऑफ इंडिया है, उसका जो आचरण है वो सही है। और क्या लगता है कि इस मामले में जो सत्य है जो वो बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कम से कम इतना तो पता जरूर लगना चाहिए कि किस पार्टी को, किस व्यक्ति के द्वारा कितना पैसा मिला। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, शुभकामनाएं, नमस्कार।